नमस्कार और स्वागत है एक और गहन चर्चा में। आज हम शिक्षा के एक बिल्कुल अलग नजरिए पर बात करने वाले हैं। इसे सिस्टम लर्नोग्राफी कहा जाता है। हाँ, बिल्कुल। ये शिव नारायण के एक लेख पर आधारित है जिसका शीर्षक है स्वतंत्र सीखनार्थी, स्वतंत्र विचारक और स्वतंत्र अर्जक, सिस्टम लर्नोग्राफी के उद्देश्य। और ये लेख तक्षशिला पेज पर प्रकाशित हुआ है। जी, तो आज का हमारा स्रोत हमें पारंपरिक शिक्षा के ढांचे से बाहर सोचने पर मजबूर करता है। सही है। इसका मुख्य विचार है कि शिक्षा का मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि ऐसे व्यक्ति तैयार करना है जो आत्मनिर्भर हों, जो खुद सीख सकें, स्वतंत्र रूप से सोच सकें, हाँ। और अपनी आजीविका भी कमा सकें। बिल्कुल। इस पड़ताल का हमारा मिशन ये समझना है कि ये सिस्टम लर्नोग्राफी आखिर है क्या और ये कैसे काम करने का दावा करती है। हाँ, ये कैसे शिक्षार्थियों को बदलने का लक्ष्य रखती है ना। हाँ, चले इसे खोलते हैं। लेख की शुरुआत ही एक दिलचस्प तुलना से होती है। ये पारंपरिक शिक्षा से निकले याय शिक्षार्थी हाँ। और लर्नोग्राफी के लक्ष्य एक्स शिक्षार्थियों के बीच फर्क बताता है। याय शिक्षार्थी आप कह सकते हैं वे हैं जो सिस्टम पर, शिक्षकों पर निर्भर रहते हैं। निर्भर, बिल्कुल। जबकि एक्स शिक्षार्थी आत्मनिर्भर, सेल्फ स्टार्टर किस्म के होते हैं। हाँ, खुद से सीखने वाले। पूरी प्रणाली इन्हीं 3 बातों पर केंद्रित है: स्वतंत्र शिक्षार्थी, स्वतंत्र विचारक और स्वतंत्र अर्जक बनाना। सुनने में तो ये आज के दौर की जरूरत जैसा लगता है। बिल्कुल लगता है। तो पहले बात करते हैं कि पारंपरिक शिक्षा में वो कौन सी कमियां हैं जिन्हें सिस्टम संबोधित करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, कहाँ पर गैप है? अक्सर हम देखते हैं कि पारंपरिक मॉडल वाय शिक्षार्थियों को जन्म देता है। ये वो लोग होते हैं जो ज्ञान के लिए बाहरी मार्गदर्शन जैसे शिक्षा या ट्यूशन पर बहुत ज्यादा निर्भर रहते हैं। हाँ, ये बात तो है। उन्हें बताया जाता है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब परीक्षा देनी है। एक तरह से पैसिव लर्नर बन जाते हैं। हाँ, वे ज्ञान के एक तरह से निष्क्रिय प्राप्तकर्ता बन जाते हैं, अगले निर्देश का इंतजार करते हुए। हाँ, कि सही समझा मैंने? हाँ, काफी हद तक। पारंपरिक व्यवस्था की एक सीमा यह है कि वो अक्सर निर्भरता को बढ़ावा दे सकती है। छात्र जानकारी को ग्रहण तो करते हैं, लेकिन उसे आत्मसात करके उस पर खुद से काम करने की क्षमता शायद उतनी विकसित नहीं हो पाती। अच्छा, वो परीक्षा पास करने के लिए सीखते हैं, लेकिन ज्ञान उनका अपना अंदरूनी हिस्सा नहीं बन पाता। और यहीं पर सिस्टम लर्नोग्राफी एक अलग रास्ता दिखाने का दावा करती है। इसका उद्देश्य एक्स शिक्षार्थियों का निर्माण करना है। एक्स शिक्षार्थी यानी ऐसे व्यक्ति जो सिर्फ जानकारी इकट्ठा नहीं करते बल्कि उसे इस्तेमाल करना जानते हैं। बिल्कुल, एक्स शिक्षार्थी स्वप्रेरित होते हैं। उन्हें बाहर से धक्का देने की जरूरत कम होती है। वे स्वतंत्र रूप से सोचते हैं, यानी सिर्फ बताई गई बातों को दोहराते नहीं बल्कि उन पर सवाल करते हैं, विश्लेषण करते हैं, नए कनेक्शंस बनाते हैं। अच्छा, एक्टिवली इंगेज करते हैं। हाँ, वे ज्ञान में महारत हासिल करते हैं, सिर्फ सतही जानकारी नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे उस ज्ञान और कौशल को वास्तविक दुनिया में, खासकर वित्तीय सफलता के लिए लागू करने में सक्षम होते हैं। तो यहाँ जोर सिर्फ अकादमिक शिक्षा पर नहीं बल्कि एक समग्र सशक्तिकरण पर है, यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट। हाँ, कह सकते हैं। या निष्क्रिय छात्र होने से आगे बढ़कर बौद्धिक और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की एक यात्रा है। ये वाकई दिलचस्प है। लेख में लर्नोग्राफी के 3 मुख्य उद्देश्यों या स्तंभों का जिक्र है: स्वतंत्र शिक्षार्थी बनना, स्वतंत्र विचारक बनना और स्वतंत्र अर्जक बनना। हाँ, 3 पिलर्स। ये तीसरा वाला स्वतंत्र अर्जक खासतौर पर ध्यान खींचता है। पारंपरिक शिक्षा और कमाई के बीच का ये सीधा कनेक्शन अक्सर गायब रहता है। बिल्कुल, ये एक बड़ा मुद्दा है। चलिए पहले स्तंभ पर गहराई से बात करते। स्वतंत्र शिक्षार्थी। ठीक है। लेख कहता है कि लर्नोग्राफी इन्हें बनाती है, लेकिन कैसे? इसमें ब्रेन पेज डेवलपमेंट नाम की एक चीज पर काफी जोर दिया गया है। हाँ, ब्रेन पेज डेवलपमेंट। सुनने में ये थोड़ा तकनीकी लगता है। क्या आप इसे सरल शब्दों में समझा सकते हैं? हाँ, कोशिश करता हूँ। ब्रेन पेज डेवलपमेंट लर्नोग्राफी की एक मुख्य अवधारणा है। इसे ऐसे समझें जैसे आप किसी चीज को इतनी अच्छी तरह सीख लेते हैं कि वो आपकी आदत या दूसरी प्रकृति बन जाती है। जैसे साइकिल चलाना। हाँ, बिल्कुल, जैसे साइकिल चलाना या टाइपिंग करना। लर्नोग्राफी का दावा है कि ये ज्ञान के साथ भी ऐसा ही कर सकती है। ब्रेन पेज का मतलब है ज्ञान को मस्तिष्क के न्यूरल सर्किट में इतनी गहराई से स्थापित कर देना कि वो आसानी से और स्वाभाविक रूप से याद आ जाए, बिना रटे। हाँ, बिना किसी बाहरी मदद या रटने की जरूरत के। लक्ष्य ये है कि शिक्षक पर निर्भरता खत्म हो जाए,
क्योंकि ज्ञान अब शिक्षार्थी के मस्तिष्क का हिस्सा बन चुका है। ये तो सुनने में क्रांतिकारी लगता है, जैसे ज्ञान को मसल मेमोरी की तरह बनाना। कुछ वैसा ही समझ लीजिए। लेकिन ये होता कैसे है? क्या कोई खास तरीका है? लेख के अनुसार इसकी कार्यप्रणाली में कुछ खास तत्व शामिल हैं। एक है क्रॉस? हाँ, यानी क्लासरूम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसे आप क्लासरूम चलाने का एक अलग सॉफ्टवेयर समझ सकते हैं। ओके। पारंपरिक लेक्चर के बजाय क्रॉस छात्रों को सीधे किताबों या स्रोत सामग्री से ज्ञान निकालने और उसे टास्क या प्रोजेक्ट के जरिए समझने पर केंद्रित करता है। अच्छा, मतलब लर्निंग बाय डूइंग। बिल्कुल। सीखना करने से होता है, सिर्फ सुनने से नहीं। छात्र खुद सक्रिय होकर ज्ञान को प्रोसेस करते हैं। और यहाँ मोटर विज्ञान की भूमिका भी दिलचस्प है। लेख मस्तिष्क के कुछ हिस्सों का जिक्र करता है, जैसे सबस्टेंशिया नाइग्रा और बेसल गैंग्लिया। ये तो न्यूरोसाइंस की बातें हैं। हाँ। पर इसका कनेक्शन सीखने से है। ये हिस्से आमतौर पर हमारी आदतों और स्वचालित शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, जैसे मैंने साइकिल चलाने का उदाहरण दिया था। हाँ। लर्नोग्राफी का तर्क है कि जब हम टास्क आधारित तरीके से सीखते हैं, खासकर जब उसमें कुछ शारीरिक क्रिया भी शामिल हो, जैसे मॉडल बनाना, कोड लिखना, हाँ। या कोई प्रयोग करना, तो ये मोटर पाथवे भी सक्रिय होते हैं। ये सीखे गए कौशल या ज्ञान को मजबूत करते हैं, जिससे उसकी याददाश्त मतलब रिकॉल तेज और ज्यादा स्वाभाविक हो जाती है। तो ज्ञान सिर्फ दिमागी नहीं रहता, वो एक तरह से एम्बेडेड हो जाता है। अच्छा, तो ये सिर्फ दिमागी कसरत नहीं है, बल्कि इसमें शरीर और मस्तिष्क के वो हिस्से भी शामिल हैं जो कौशल को ऑटोमेटिक बनाते हैं। बिल्कुल। इसके फायदे क्या नजर आते हैं? फायदे कई बताए गए हैं। पहला, ब्रेन पेज मॉड्यूल के माध्यम से ज्ञान तेजी से प्राप्त होता है, क्योंकि छात्र सीधे स्रोत से जुड़ते हैं। दूसरा, कार्य आधारित ज्ञान हस्तांतरण से सीखी हुई बातें ज्यादा समय तक याद रहती हैं, क्योंकि उसे इस्तेमाल किया है। सही, आपने उसे इस्तेमाल किया है, सिर्फ रटा नहीं। और तीसरा, सीखने की सामग्री के साथ सीधे जूझने से समस्या समाधान के कौशल मजबूत होते हैं। ये जरूरी है। हाँ, आप इंतजार नहीं करते कि कोई आपको बताए कि क्या करना है, आप खुद समाधान ढूंढते हैं। संक्षेप में, ये आत्मनिर्भरता की नींव रखता है। ठीक है, तो पहला स्तंभ है खुद सीखने की क्षमता विकसित करना, ज्ञान को अपना बनाना। अब दूसरे स्तंभ पर आते हैं स्वतंत्र विचारक, इंडिपेंडेंट थिंकर्स। हाँ। पारंपरिक शिक्षा की एक आम आलोचना है कि वो रटने और मानकीकृत परीक्षाओं पर इतना जोर देती है कि मौलिक या स्वतंत्र सोच कहीं दब जाती है। ये तो है, रोट लर्निंग पर फोकस रहता है अक्सर। क्या लर्नोग्राफी इस चुनौती से निपटने का कोई अलग तरीका पेश करती है? हाँ, और यहीं पर ये और दिलचस्प हो जाता है। लर्नोग्राफी स्वतंत्र सोच को बढ़ावा देने के लिए रटने के बजाय ज्ञान के निर्माण पर जोर देती है। ज्ञान का निर्माण मतलब? इसका मतलब है कि छात्रों को केवल तथ्यों को याद रखने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता, बल्कि विभिन्न अवधारणाओं के बीच संबंध देखने, पैटर्न पहचानने और जानकारी को नए तरीकों से जोड़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। वे सीखते हैं कि ज्ञान के अलग अलग टुकड़े एक बड़ी तस्वीर में कैसे फिट होते हैं। अच्छा, तो सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं, बल्कि उसे समझना और उससे कुछ नया सोचना। बिल्कुल। लेख में कुछ न्यूरल मैकेनिज्म का भी जिक्र है, जैसे थैलामिक रिले, TCR और साइक्लोजेट प्रोसेसिंग। ये फिर से तकनीकी लग रहा है। हाँ, लेकिन इन्हें बहुत तकनीकी विस्तार में जाए बिना आप ये समझ सकते हैं कि ये मस्तिष्क की उन प्रक्रियाओं से जुड़े हैं जो जानकारी को फिल्टर करने, जोड़ने और नए विचारों को उत्पन्न करने में मदद करती हैं। ओके। लर्नोग्राफी का दावा है कि उसके टास्क आधारित तरीके और ब्रेन स्पेस विकास इन प्रक्रियाओं को मजबूत करते हैं, जिससे रचनात्मकता और मौलिक सोच बढ़ती है। छात्र सिर्फ समस्याओं का समाधान नहीं करते, वे समस्याओं को परिभाषित करना और नए समाधान खोजना भी सीखते हैं। खुद से? हाँ, वो भी स्वसंचालित तरीके से, बिना किसी के लगातार मार्गदर्शन के। तो ये सिर्फ आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग से भी आगे की बात है। हाँ, कह सकते हैं। ये आलोचनात्मक सोच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन उससे भी थोड़ा आगे जाता है। ये सिर्फ मौजूदा जानकारी का विश्लेषण करना नहीं है, बल्कि उस विश्लेषण के आधार पर कुछ नया बनाना, नए कनेक्शन खोजना या मौलिक समाधान प्रस्तावित करना भी है। अच्छा, तो इसके लाभ क्या होंगे? इसके लाभ स्पष्ट हैं। इससे मजबूत विश्लेषणात्मक कौशल विकसित होते हैं। छात्र जानकारी को तार्किक रूप से तोड़ने और समझने में बेहतर होते हैं।
उनमें अधिक अनुकूलन क्षमता मतलब अडेप्टेबिलिटी आती है, जो आज की तेजी से बदलती दुनिया में बहुत जरूरी है। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है आजकल। वे नई चुनौतियों का सामना करने और अपरिचित स्थितियों में रास्ता खोजने में सक्षम बनते हैं। और शायद सबसे महत्वपूर्ण, उनमें नवाचार यानी इनोवेशन और नेतृत्व यानी लीडरशिप की क्षमता विकसित होती है। लीडरशिप भी? हाँ, वे सिर्फ अनुयायी नहीं बनते, वे निर्माता और लीडर बनने की क्षमता हासिल करते हैं। स्वतंत्र शिक्षार्थी, स्वतंत्र विचारक, और अब तीसरा स्तंभ जो मुझे खासतौर पर प्रासंगिक लगता है, स्वतंत्र अर्जक, इंडिपेंडेंट अर्नर। ये कड़वी सच्चाई है कि कई बार उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी युवा रोजगार के लिए संघर्ष करते हैं। डिग्री तो होती है, पर शायद व्यवहारिक कौशल या कमाई करने की मानसिकता नहीं होती। हाँ, ये गैप बहुत बड़ा है। लर्नोग्राफी इस खाई को कैसे पाटने का दावा करती है? ये पारंपरिक शिक्षा की एक बड़ी चुनौती रही है और लर्नोग्राफी इसे सीधे संबोधित करती है। इसका ध्यान पूरी तरह से व्यवहारिक अनुप्रयोग मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर केंद्रित है। सैद्धांतिक ज्ञान महत्वपूर्ण है, लेकिन लर्नोग्राफी मानती है कि ज्ञान का असली मूल्य तब है जब उसे इस्तेमाल किया जा सके। सही बात है। इसलिए यह कौशल आधारित शिक्षा, स्किल बेस्ड एजुकेशन पर जोर देती है। छात्र ऐसी व्यवहारिक विशेषज्ञता हासिल करते हैं जो सीधे उद्योगों में या वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने में काम आती है। इससे भी आगे बढ़कर ये एक स्वधारणीय मॉडल मतलब सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल को बढ़ावा देती है। सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल? हाँ, इसका मतलब है कि छात्रों को सिर्फ नौकरी ढूंढना नहीं सिखाया जाता, बल्कि उन्हें अपने कौशल, अपनी परियोजनाओं या अपने शोध और नवाचारों का मुद्रीकरण करना, मतलब उनसे कमाई करना। उनसे कमाई करना भी सिखाया जाता है। ये एक उद्यमशीलता, एक एंटरप्रेन्योरियल और नेतृत्व की मानसिकता को बढ़ावा देता है। सोच ये है कि एक्स शिक्षार्थी सिर्फ नौकरी लेने वाले नहीं, बल्कि अवसर पैदा करने वाले बने, चाहे वो खुद के लिए हो या दूसरों के लिए। क्या आप इसके कुछ उदाहरण दे सकते हैं कि ये व्यवहार में कैसा दिख सकता है? मतलब कैसे मुद्रीकरण करेंगे? जरूर। मान लीजिए कोई छात्र कोडिंग सीख रहा है। पारंपरिक तरीके से वो परीक्षा पास कर सकता है। हाँ। लर्नोग्राफी के तहत उसे शायद एक वास्तविक ऐप बनाने, उसे लॉन्च करने और संभवतः उससे कुछ आय अर्जित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अच्छा। या कोई डिजाइन का छात्र है तो वो फ्रीलांस प्रोजेक्ट लेकर अपने कौशल का मुद्रीकरण करना सीख सकता है। कोई विज्ञान का छात्र अपने शोध पर आधारित कोई छोटा प्रोटोटाइप विकसित कर सकता है। ये सिर्फ बड़े स्टार्टअप लॉन्च करने के बारे में नहीं है, छोटे स्तर पर भी हो सकता है। रचनात्मक समस्या समाधान की क्षमता, जिसे दूसरे स्तंभ में विकसित किया गया, यहाँ सीधे बेहतर करियर अवसरों में तब्दील होती है। क्योंकि नियोक्ता ऐसे लोगों को ढूंढते हैं। बिल्कुल, जो समस्याओं को हल कर सकें, सिर्फ निर्देशों का पालन ना करें। लेकिन क्या ये मॉडल हर विषय के लिए उतना ही प्रभावी है, जैसे कला या मानविकी के विषयों में, जहां कमाई का रास्ता शायद इतना सीधा या तत्काल ना हो? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और इस पर लेख ज्यादा विस्तार से बात नहीं करता, लेकिन ये निश्चित रूप से सोचने वाली बात है। शायद कमाई की परिभाषा को यहाँ व्यापक रूप से देखना होगा। मतलब? हो सकता है कला के छात्र के लिए इसका मतलब अपनी कलाकृति बेचना हो, या मानविकी के छात्र के लिए अपनी शोध या लेखन कौशल का उपयोग करके फ्रीलांस काम करना हो या कंसल्टेंसी देना हो। अच्छा, तो मूल्य सिर्फ पैसा नहीं है? हाँ, मूल सिद्धांत वही रहता है, अपने अर्जित ज्ञान और कौशल को किसी न किसी रूप में मूल्य में बदलना, चाहे वो सीधे पैसे के रूप में हो या प्रतिष्ठा, अवसर या प्रभाव के रूप में। लेकिन हाँ, अलग अलग क्षेत्रों में इसके कार्यान्वयन के तरीके अलग अलग हो सकते हैं और शायद कुछ क्षेत्रों में ये अधिक चुनौतीपूर्ण भी हो। ये स्पष्ट है कि लेनोग्राफी का लक्ष्य सिर्फ अकादमिक सफलता नहीं, बल्कि वास्तविक दुनिया में प्रभाव डालना और आत्मनिर्भर बनना है। हाँ, असल दुनिया में कामयाबी। लेख में प्रगति को मापने के लिए भी एक दिलचस्प तरीका बताया गया है, लेनोग्राफी डेल्टा। हाँ, डेल्टा। गणित में डेल्टा का मतलब बदलाव या अंतर होता है। यहाँ इसका क्या मतलब है? हाँ, कैलकुलस से उधार लिया गया ये डेल्टा प्रतीक यहाँ परिवर्तन या वृद्धि को मापने के लिए इस्तेमाल किया गया है। तक्षशिला मॉडल, जिसका लेख में उल्लेख है, इस डेल्टा का उपयोग छात्र की प्रगति को ट्रैक करने के लिए करता है। ट्रैक करने के लिए? हाँ, और ये 3 मुख्य क्षेत्रों में मापा जाता है जो सीधे उन 3 स्तंभों से जुड़े हैं जिनकी हमने बात की। पहला, सीखने में डेल्टा। ओके। ये मापता है कि एक शिक्षार्थी कितनी कुशलता और तेजी से ब्रेन पेज मॉड्यूल विकसित कर पा रहा है, यानी वो कितनी प्रभावी ढंग से ज्ञान को आत्मसात कर रहा है, अपनी समझ का हिस्सा बना रहा है। हाँ बिल्कुल। दूसरा है सोच में डेल्टा। ये समस्या समाधान,
तार्किक तर्क क्षमता और नवाचार करने की क्षमता में वृद्धि को मापता है। यानी छात्र स्वतंत्र रूप से सोचने और रचनात्मक समाधान निकालने में कितना बेहतर हो रहा है। और तीसरा है कमाई में डेल्टा। ये ट्रैक करता है कि शिक्षार्थी पारंपरिक नौकरियों पर निर्भरता से हटकर स्वतंत्र आय सृजन की ओर कितना बढ़ रहा है। ये उसकी वित्तीय आत्मनिर्भरता की ओर यात्रा को दर्शाता है। अच्छा, तो ये डेहका एक तरह से शिक्षार्थी की पूरी यात्रा का नक्शा है, निष्क्रिय ज्ञान ग्रहण करने वाले से एक स्वसंचालित, कुशल, विचारक और अर्जक बनने तक। Y से X शिक्षार्थी तक की यात्रा। हाँ, ये मापता है कि वो Y शिक्षार्थी से X शिक्षार्थी बनने की दिशा में कितना आगे बढ़ा है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इसका क्या मतलब निकलता है? लर्नोग्राफी का मूल संदेश क्या है? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पारंपरिक शिक्षा की कुछ मानी हुई सीमाओं, जैसे शिक्षकों पर अत्यधिक निर्भरता, रटने की प्रवृत्ति और डिग्री के बाद भी रोजगार के लिए संघर्ष को चुनौती दे रहा है। बिल्कुल सही। इसका केंद्रीय संदेश है मुक्ति, पारंपरिक बंधनों से मुक्ति। ये एक ऐसे समाज की कल्पना करता है जहां लोग स्वतंत्र रूप से सीखने, सोचने और कमाने में सक्षम हों। ये सिर्फ शिक्षा प्रणाली में सुधार की बात नहीं है, बल्कि ये व्यक्तियों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए सशक्त बनाने का एक दर्शन है। जैसा कि स्रोत में कहा गया है, ये एक एक्स शिक्षार्थी बनने का आह्वान है, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने ज्ञान और अपनी नियति का स्वामी हो। और इसके मुख्य तंत्र जिनकी हमने चर्चा की, ब्रेन पेज डेवलपमेंट, क्रॉसी कार्य आधारित शिक्षा, हाँ, और वो मोटर विज्ञान वाला कनेक्शन भी। हाँ, वो भी। ये सब मिलकर सीखने के अनुभव को मौलिक रूप से बदलने का प्रयास करते हैं। हाँ, ये सभी तत्व मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाने का लक्ष्य रखते हैं जहां सीखना निष्क्रिय जानकारी ग्रहण करना न रहकर एक सक्रिय, रचनात्मक और उत्पादक प्रक्रिया बन जाए। ये वास्तव में सिर्फ ग्रेड या डिग्री के लिए सीखने से आगे बढ़कर जीवन के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए और निरंतर विकास के लिए सीखने की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रस्ताव है। यहाँ फोकस अलग है। हाँ, यहाँ स्वायत्तता, बुद्धि और उत्पादकता को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करने वाला दृष्टिकोण है। चलिए, अपने श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचारोत्तेजक बिंदु के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। आज के दौर में जब कौशल मतलब स्किल्स इतनी तेजी से पुरानी पड़ रही हैं और लगातार नया सीखने की जरूरत बढ़ती जा रही है, तो क्या सीखना कैसे सीखें यानी लर्निंग हाउ टू लर्न और स्वतंत्र रूप से अनुकूलन यानी अडैप्टिंग इंडिपेंडेंटली पर केंद्रित एक प्रणाली, जैसे कि लर्नोग्राफी में वर्णित है, हाँ, क्या वो न केवल व्यक्तिगत सफलता की कुंजी हो सकती है बल्कि भविष्य में हमारे समाज को अधिक लचीला और मजबूत बनाने का एक तरीका भी हो सकती है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।